जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर पे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का है, जो 20 फरवरी को आपको पेपर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। अपने दोस्त मित्र को शेयर करिए ताकि वीडियो को 100-2 बार देखें और बिल्कुल याद हो जाए। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 20 फरवरी को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं माता सरस्वती जी का जो चित्र लगा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संसिता नमस्तस्यो 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 नमो नमः। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप भी जब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिल्कुल एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहीं से आपको पूरे 70 के 70 नंबर की तैयारी करा दी जाएगी लास्ट 15 दिन में। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन संहिता से क्या आशय है। नेपोलियन संहिता से क्या आशय है, तो कह रहा है उत्तर कि नेपोलियन ने फ्रांस के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। इसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में 4 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे सामान्यतः नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। किसने? नेपोलियन ने जन्म के आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निरंकुशवाद क्या है। निरंकुशवाद क्या है, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। कह रहा है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती है, इन्हें ही निरंकुशवाद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न की 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो किसे घोषित किया गया? उत्तर है कि प्रसा के प्रशासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। किसके? प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेनर क्या था। मेनर क्या था? उत्तर है आपका कि भूमि का वह टुकड़ा जो सामंती व्यवस्था में भूस्वामियों के अधीन होता था तथा जिस पर सामंतों के घर, किले और खेत के अतिरिक्त भूमिहीन किसान भी रहा करते थे, मेनर कहलाता था। क्या कहलाता था? मेनर कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, कह रहे 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो कह रहा है 1832, उत्तर 1832 ईस्वी की कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग के पास ये वीडियो पहुंच पाए और उन लोग को भी इसका लाभ मिल सके जिनका 10 बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या था भाई? तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। उत्तर कह रहा है कि 1815 के बाद के वर्षों के दौरान यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य आवश्यक रूप से राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था। क्या था? आवश्यक रूप से राष्ट्र राज्य का निर्माण करना था। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति से क्या आशय है। रक्त एवं लौह की नीति से क्या आशय है? उत्तर है कि जर्मनी के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने यह नीति अपनाई। बिस्मार्क को अपनी सैन्य शक्ति पर अटूट विश्वास था, अतः रक्त बहाने में विश्वास करके युद्ध की ओर बढ़ा। कौन बढ़ा? तो ऑटोन बिस्मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब से माना जाता है। कब से माना गया है? तो उत्तर है इटली का एकीकरण 1859 से 1871 के बीच माना जाता है। कब माना था? 1859 से 1871 के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों।
कह रहा है कि प्रश्न, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो उत्तर है आपका कि जर्मनी एकीकरण में ऑटोमान बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। जर्मन का सम्राट, प्रथम सम्राट काइजर विलियम प्रथम था। कौन था? काइजर विलियम प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए, तो इसका उत्तर होगा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मैटरनिक का है। किसका है? मैटरनिक का है। किसका है? मैटरनिक का है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बिस्मार्क कौन था, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? बिस्मार्क कौन था और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आइए, उत्तर है कि बिस्मार्क आधुनिक जर्मनी का निर्माता था, जो बाद में जर्मनी का चांसलर बना, और जर्मनी का एकीकरण करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्या थी? जर्मनी का एकीकरण करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। किसकी? तो ऑटोमान बिस्मार्क की। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, ये जो कि 4 नंबर आपको देंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि आपको 21 और 23 में आए हुए हैं। प्रश्न है कि ऑटोमान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो ये 2021 और 2023 के एग्जाम में आए, 2026 में आने की चांस है। वही क्वेश्चन को रखा गया जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो उत्तर देखिए, ऑटोमान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के कारण के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौ की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी, और 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था, और 1890 में उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। किसने? ऑटोमान बिस्मार्क ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है, अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रश्न कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? तो ये 2021 में आया है, 2022 में आया, 2023 में, 2024 में और 2026 में आने की 100% चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न। कह रहा है उत्तर कि फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई, और फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था। क्या हो गया था? राजकोष खाली हो गया था, तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता के ने विरोध किया, और ई स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न कह रहा है कि जोसेफ मेजनी यानी मेथनी के विचारों पर प्रकाश डालिए। ये भी 2023 और 24 में आए हुए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर है इसका, कह रहा है जोसेफ मेजनी इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा यानी इटली में हुआ था। अपनी किशोरावस्था में ही वह कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में लिंगुरिया में क्रांति का प्रयास करने के लिए देश के से बाहर निकाल दिया गया, और इसने 1831 में मार्सेई में यंग इटली सोसाइटी और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की, और पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा इस संगठन के सदस्य थे। इटली के नव निर्माण में मेजनी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। उससे इटली की एकता और युवा शक्ति पर अत्यधिक विश्वास था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है,
कह रहे हैं ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण दीजिए। ये प्रश्न 2020 और 23 और 25 में आया है, इस बार भी आने के चांसेस है। चलिए आइए उत्तर देखिए। कह रहा है पहला कह रहा है कि ऑटोवान बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसीलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑटोवान बिस्मार्क को। दूसरा कह रहा है कि बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकीकृत करके प्रसा की शक्ति को मजबूत किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न। प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि ये वीडियो उन लोग को ही पहुंचे जिनको बोर्ड एग्जाम देना है। आइए, ठीक है, तो प्रश्न है इटली का एकीकरण कैसे हुआ? ये भी 23-25 में, या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। ये 21 और 24 में आया हुआ है। ठीक है, यानी कि तो आइए, कह रहा है उत्तर कह कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार था। पहला, इस समय इटली अनेक अंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा, इतालिया भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इनके अनेक रूप प्रचलित थे। किनके? इटली में। और 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेppe मेज़नी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। चौथा कह रहा है कि 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए उनके कारण इतालिया राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय आगे आया। ठीक है, और कह रहा है कि सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। नेक्स्ट कह रहा है छठा नंबर कि 1859 में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। ठीक है, 7 नंबर है आपका कि 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया और पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया और यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। 8 नंबर है कि 1861 ईस्वी में विक्टर एमुनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एक एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो 2022, 23 और 24 में आए हुए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों चलिए आइए देखिए प्रश्न उत्तर क्या कह रहा है। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार है। पहला, प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। कह रहा है कि जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा है कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। जर्मन लोगों ने 1848 के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने बहुत अधिक थी। क्या थी? बहुत ही अधिक थी। चौथा नंबर कह रहा है कि राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास क्या था? 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, आइए इसका 5वां नंबर है। कह रहा है कि 5 नंबर था कि प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। कौन था? ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसे प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है कि 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने से 3 युद्ध में प्रसा की
जीत हुई और इस तरह जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 नंबर अब कह रहा है कि 18 जनवरी 1871 को वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम को प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 8 नंबर कह रहा है कि इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। क्या हुआ? जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। और 9 नंबर कह रहा है इस प्रक्रिया में प्रसा राज्य एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको 2 बार देखिए, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जाकर डायरेक्ट पेपर में आप लिख के आइएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए ताकि उन तक भी वीडियो पहुंचे और वो लोग अच्छे से इसको देख सके। ठीक है, चलिए आइए। कह रहे प्रश्न कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? क्या कारण थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2021, 22, 23, 24 और 26 में भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 23, 24 में यानी आने के क्वेश्चन 26 में आने के बिल्कुल चांस है। वही क्वेश्चन को उठाया गया है जो क्वेश्चन आ सके। उत्तर कह रहा है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इस क्रांति के कारण लुई 16वें का वंशानुगत शासन फ्रांस से समाप्त हो गया। फ्रांस में लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन का आरंभ हुआ और फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार है। पहला, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। क्या थी? कि फ्रांस के लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। फ्रांस में प्रोटेस्ट धर्म वाले पर अत्याचार किया जाता था। न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है और क्या था? दूसरा कह रहा है आपका कि मध्य वर्ग, बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, मध्य वर्ग और बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद मध्य वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग के में व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और निम्न सरकारी पदाधिकारी आदि थे। फ्रांस का मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी था और कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। कौन? मध्यम वर्ग। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक कारण कुलीनों का घमंड था। किसका था? कुलीनों का घमंड था। किसने क्या था? तो किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। और स्वाधीनता तो महज एक बहाना था। अतः फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वहां का मध्यम वर्ग सामाजिक एवं राजनीतिक समानता चाहता था और इसके लिए विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार था। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, इसके बाद लास्ट इसका है, तीसरा इसका नंबर है, कह रहा है कि अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति का जो तो अयोग्य शासक कौन था? तो क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य शासक था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। किसने? लुई 16वां ने। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था। लुई 16वें के राज्यारोहण के समय जनता को बहुत आशा थी, लेकिन उसकी अदूरदर्शिता और कर्तव्यहीनता के कारण जनता को विद्रोह के मार्ग का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो लास्ट है, कह रहे हैं कि दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिकों का क्या प्रभाव था प्यारे बच्चों? आइए, कह रहे हैं कि फ्रांस के दार्शनिकों ने प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की त्रुटियों तथा फ्रांसीसी समाज की बुराइयों के से लोगों को क्या किया था? परिचित कराया। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर तथा अन्य लेखकों के विचारों ने फ्रांस के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया और फ्रांस के लोग दार्शनिकों के विचारों से क्या किया? प्रभावित होकर क्रांति के मार्ग को अपनाने को तैयार हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। ठीक है, जो कि पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा।
फिर इसके हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट यानी कि पार्ट 2 में। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।